ओके सो हेलो एवरीवन। वेलकम टू द डिसेंट स्टार। और यार हम शुरू कर रहे थे अपना लास्ट सीरीज में। हमने शुरू कर दिया था अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर, एक जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। इसमें हमने क्या क्या देखा था, मैं एक बार आपको थोड़ा रिवीजन कराऊं। पहले वाले लेक्चर में यार हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। यहाँ तक हमने सब कुछ देखा था। और हमने पहले वाले अपने सीरीज में अपने बुक्स के भी बारे में बताया था, जो अपना डिसेंट बायो एक जो स्पेशल बुक है, इसके भी बारे में हमने काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया था। और बायो कैसे पढ़ना है हम ये साथ के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता होगा कि हमें कोई सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे होता है, तक हम यार अपनी रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक ना। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी न्यूट्रिशन में थोड़ा सा और बचा हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, कि अलग-अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज़्म है, वो आखिर में खाना कैसे लेते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको क्या बताया था, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना? तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने एक लाइन बोला था कि पहले पचाना, फिर खाना, दैट इज़ कॉल्ड द सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक? फिर उसी तरीके से हम आज देखेंगे आखिर में अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में हम यार डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए हम अपना सीरीज कंटिन्यू कर देते हैं, ओके? तो यार कल का एक पीपीटी में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया था, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक। और लास्ट टाइम हमने होलोजोइक और यहाँ तक करके खत्म कर दिया था, ठीक है। आगे के इस सीरीज में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। ये वाला जो अपना टॉपिक हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिएगा, बड़ी ध्यान से देखिएगा यार, ठीक। चलिए हम थोड़ा सा इसको साइड होते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ फुली क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक। चलिए मैं अपना थोड़ा सा साइज यार छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मतलब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन यार कैसे लेते हैं, ठीक ना। तो इस वाले सीरीज में हम बेसिकली यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये रहा अपना टॉपिक, ठीक। इसमें है, पहला हमने एग्जाम्पल ले रखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, इसमें एग्जाम्पल है अमीबा। तो आप साथ के साथ यार याद करते चाहिए हमारे साथ ही, बाद में हमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और हमारे साथ याद करने का फायदा है कि सारी की सारी चीजें आपको कंसेप्ट वाइज याद होती चलेंगी, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो इसमें है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, आखिर में यूनिसेलुलर अपना खाना कैसे लेते हैं। जैसे हम क्या है, मल्टीसेलुलर, हमारी बॉडी मिलियंस एंड बिलियंस सेल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। पर यूनिसेलुलर क्या होते हैं, जिसकी बॉडी में बस एक ही सेल है, या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। देखिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाले लेक्चर में जितना स्लो पढ़ना था, हमने कोशिश किया कि आप हमारे रिदम से मैच कर जाएं, और आगे की सीरीज हम थोड़ा सा फास्ट ही करके चलेंगे, ठीक। हम हर एक चीज को उतना मतलब ज्यादा डिस्कस ना करते हुए हम जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ते जाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक। तो देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझिएगा, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना, यूनि का मतलब वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो चलिए हम लिखते जाते हैं यहाँ पे यार, यूनि, यूनि का मतलब होता है सिंगल या फिर वन, ठीक, इसको वन बोल सकते हैं। और सेलुलर का मतलब क्या हो जाएगा, सेल। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी बॉडी बस एक ही सेल से बनी है, मतलब सिंगल सेल की बनी है, तो कैसा हो गया भैया, यूनिसेलुलर, ठीक ना। इस यूनिसेलुलर का आप एग्जांपल याद कर लीजिए, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है भाई अमीबा। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो आप सभी जानते हैं कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, और हम लोग क्या हो गए, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमने बताया था यार। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है यार होलोजोइक, मतलब अपना खाना जो होता है बोलस के फॉर्म में लेता है, ठीक। होलोजोइक में सारे कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, ये सब आ जाते हैं, और हर्बीवोरस भी आ जाता है, ठीक ना। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन हम देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे स्टेप्स पे जरा नजर देख अपना गिराइए एक बार नजर अपना गिराइए, ठीक, प्रकाश डालिए एक बार। हाँ, स्टेप्स पे, ठीक। स्टेप्स में क्या है, अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड, मतलब जैसे ही अमीबा खाने के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाना पड़ा था, क्या पड़ा था, खाना, ठीक, खाना पड़ा था, और यहाँ पे अमीबा दूर से देख रहा था, ठीक ना। एक खाना है, क्या है भैया, खाना, खाना है, और यहाँ पे क्या है, अमीबा, ए फॉर अमीबा।
अमीबा इस खाने को बहुत प्यार से देख रहा था। इस अमीबा को मान लीजिए भूख लगा तो अब इसको खाना है तो कैसे खाएगा? ध्यान से देखिएगा। अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड एंड सराउंड द फूड बाय इट्स स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है इसको समझना जरूरी है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉल्स। देखिए नाम को थोड़ा सा ब्रेक करना सीख जाइए, इसके बाद तो बायोलॉजी आपकी एकदम टिप्स हो जाएगी और आसान हो जाएगी। स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या हो गया भैया? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। पोडिया का मतलब स्ट्रक्चर होता है, ठीक। पोडिया का मतलब समझिए स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉल्स स्ट्रक्चर होता है। क्या स्यूडोपोडिया कैसा स्ट्रक्चर है भैया? स्यूडोपोडिया एक फॉल्स स्ट्रक्चर है, फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखने में तो लगेगा कि इसके फॉल्स फिट के जैसा है, पाँव के जैसा है, पर एक्चुअल में फिट होगा नहीं, ठीक। इसीलिए बोलते हैं इसको स्यूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए जैसे ये अमीबा है और एक खाना है, इस अमीबा ने इस खाने को देखा तो प्यार से धीरे धीरे इस खाने के टच में आ गया, ठीक है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे पहला लाइन, अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विद फूड, और इस खाने को क्या कर लेगा? अपने स्यूडोपोडिया से ऐसे सराउंड कर लिया, ठीक है ना। तो देखिए सराउंड द फूड बाय इट्स स्यूडोपोडिया, ठीक। उसके बाद क्या बन जाएगा? फूड पार्टिकल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे इसके पास चला जाएगा तो इस स्यूडोपोडिया को ऐसे कर करके थोड़ा सा यहाँ पे देखिए खाने को इंगल्फ कर लेगा। फिर यहाँ से क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन जो होती है रप्चर हो जाती है और ये खाना अंदर चला आता है, ठीक। अब जब ये देखिएगा ध्यान से, ये खाना अंदर चला गया, ठीक है, तो इसी फूड को यार एक और नाम दे देते हैं हम। क्या बोल दिए? इसको बोल दिए फूड वैक्यूल। समझ में आया क्या? इसको बोल दिए हम फूड वैक्यूल, ठीक। इसके बाद क्या हो जाता है? जब फूड वैक्यूल यहाँ पे अंदर में आ गया, इसके बाद ये जो अमीबा है अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम निकल देगा कि नहीं निकाल देगा? इसको गलाने के लिए एंजाइम ही तो चाहिए। तो एंजाइम अपना इसके ऊपर सेक्रेट आउट कर दिया, उसके बाद इस खाने का डाइजेशन हो गया और अमीबा खा लिया। तो ये सारा मैकेनिज्म था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक बार इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए, इसके बाद हम इस सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ते हाँ भाई चलिए, तो फिर इसको शुरू करते हैं, ठीक। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक। आइए इस डायग्राम पे हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को कैसे समझते हैं? देखिए भैया एक अमीबा है और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होना जरूरी है, ठीक। तो इस भी सेल के अंदर में ये रहा उसका न्यूक्लियस, ठीक। ये रहा फूड पार्टिकल जो कि बाहर रखा हुआ है, ये आपके मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम टच करा है।
इसके बाद अमीबा ने क्या किया, अपना स्यूडोपोडिया ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाला, ठीक है ना, और फूड को क्या कर लिया, राउंड कर लिया, और इसको फूड को एंगल्फ करने की तैयारी में लग गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जैसे फूड अंदर गया तो इसे बन जाता है फूड वैक्यूल, ठीक। इसके बाद, और ये फूड पार्टिकल है ही अपना, और ये फूड अंदर चला गया, और अमीबा ने अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट, मतलब इसका खात्मा, खत्म, ठीक। चलिए भैया, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें स्टेप्स ऑफ होलोजोइक इन हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हायर ऑर्गेनिज्म है ये अपना खाना कैसे लेते हैं, ठीक। ये सब हम देखने वाले हैं। समझ में आया क्या? तो चलिए, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक इन हायर ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान से देखते हैं। तो होलोजोइक क्या होता है, तो होलोजोइक कल हमने समझा दिया था कि जो अपना खाना बोलस के फॉर्म में ले रहा है वो है होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब हम ही लोग हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक। मैमल्स, हम सब किस में आते हैं, मैमल्स में, ठीक। तो मैमल्स भी क्या हो गया, एक हायर ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक। तो जब इसका हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं यार, ठीक, तो पहला प्रोसेस देखिएगा, पहला प्रोसेस क्या लिखा है यहाँ पे, पहला प्रोसेस लिखा है इनडाइजेशन, क्या लिखा है, इनडाइजेशन, ठीक। बेसिकली ये इनडाइजेशन नहीं है, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, ठीक। क्या बोलते हैं, इंजेशन, सॉरी यहाँ पे डाई नहीं रहेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंजेशन, ठीक ना। ये थोड़ा अलग सा पीडीएफ आ गया है, इसको सही करते हैं। ये पहला वाला पीडीएफ है एक्चुअल में, जो हमने इसको, इसके बाद जो सेकंड पीडीएफ है इसको हमने रीचेक कर रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स था, तो अगले वाले पीडीएफ में थोड़ा सही है जी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। इंजेशन, पहला स्टेप्स क्या होता है, इंजेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई खाना है, तो हमारा खाना खाने का प्रोसेस क्या हुआ, स्टेप्स क्या हुआ। तो पहला स्टेप्स है भैया इंजेशन, हम क्या करते हैं, खाने को अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, डाइजेशन, मतलब खाना जब हम इनगल्फ कर चुके, अब उसको हम क्या करेंगे, अपने जो इंटरनल मशीन है इसको हम कुचल देंगे, मतलब डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक। मतलब जो हमने खाने को डाइजेस्ट किया, ठीक, उस खाने को जो भी हमने डाइजेस्ट किया चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टोमक से, मतलब उस चीज को एक तरीके से उसका हमने मसाला बना लिया, ठीक। उससे जो हमें क्या मिला, हमें कुछ फ्लूइड मिलेगा, न्यूट्रिशियस फ्लूइड मिलेगा। अब इस न्यूट्रिशियस फ्लूइड को हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब कर लेना है, और इसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करके इसको ब्लड में भेज देना, समझे। तो इसको ब्लड में भेज देना, और उस ब्लड से अलग अलग पार्ट पे जाएगा, और वहां से न्यूट्रिएंट अलग अलग जगह पे बॉडी में स्टोर्स होते जाएंगे। तो यही अपना तरीका होता है यार, खाना को जाने का, मतलब खाने को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन को ही तो बोलते हैं हम, पचाना, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, एसिमिलेशन, जो भी न्यूट्रिएंट है, जैसे बोला ना कि सब ब्लड के वो आया, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जैसे कि खाना अपना इंटेस्टाइन में मान लीजिए पहुंच गया, ठीक, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, फिर स्टमक में पहुंच गया, ठीक, तो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट है इसको एब्जॉर्ब कर लेना। और जो भी न्यूट्रिएंट, हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना सारा का सारा जो भी हम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं तो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे, नहीं, इनको कहीं बॉडी में स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, मतलब इनको बॉडी में कहीं असेंबल करके रखना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, ये चौथा प्रोसेस क्या हो गया, एसिमिलेशन, और चौथा चौथा प्रोसेस, पांचवा प्रोसेस क्या हो गया, इजेशन। इजेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिफेकेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इन लिखा था, पहले वाले में क्या लिखा था, इन, इन का मतलब होता है इनसाइड, मतलब खाने को अंदर लेना। इजेशन, ई का मतलब होता है एग्जिट, ठीक, मतलब खाने को बाहर निकाल देना, डिफेकेशन, एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेशन फूड इन फॉर्म ऑफ फेसेस या फिर स्टूल, इसी को क्या बोलते हैं, इजेशन, मतलब गंदगी के तरीके से गंदगी को सारी बॉडी के बाहर निकाल देना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन, मतलब, ठीक। और क्या, पहला प्रोसेस था इंजेशन, दूसरा प्रोसेस समझ लिया डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, और चौथा एसिमिलेशन। आइए एक बार इसकी हम रीडिंग लगा देते हैं, हमने क्या लिखा है, इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द माउथ, सही है, इसको इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एंजाइम, ये डाइजेशन का डेफिनेशन है, आप इसको याद करके चलिए। कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द एंजाइम, मतलब जो भी अपना कॉम्प्लेक्स फूड है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, अपना डाइजेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब, जैसे कि मान लीजिए हम खाने में क्या खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट, कहीं ना कहीं हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं,
कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। खाने में यही तो ले रहे हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब ये सब क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या हो गया भैया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ करके हमें बना लेना है सिंपल सब्सटेंस। समझ में आया क्या? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। तो सिंपल सब्सटेंस क्या होगा? जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल सब्सटेंस हो गया अपने पास ग्लूकोज। प्रोटीन, प्रोटीन किसके मिलने से बना हुआ है? तो प्रोटीन बना हुआ है भैया अमीनो एसिड। तो प्रोटीन टूट करके बन जाएगा अपना अमीनो एसिड। फैट क्या हो जाएगा? फैट जब टूटेगा तो ये बन जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। तो ये सब क्या हो गया? सिंपल सब्सटेंस है। अब ये सारी चीजें बॉडी में क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड जैसी जरूरत पड़ती है तो ये सब हम यूज टू कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसको हम थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं आगे की चीजें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। मतलब ह्यूमन बींग का न्यूट्रिशन क्या होता है? ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में क्या है? एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है। बेसिकली ये क्लास 11th की एनसीईआरटी का फिगर मैंने निकाल करके रखा हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे माउथ बना दिया, मतलब पूरा का पूरा हेड है, स्कल है, ठीक। तो पूरा ये हेड हो, ठीक। यहाँ पे क्या है? अपना माउथ है, ठीक। तो पहले हम खाना कहाँ लेते हैं? माउथ, ठीक। माउथ क्या होती है? माउथ इज जस्ट अ ओपनिंग, ठीक। माउथ बस ओपनिंग है अपर और लोअर लिप का। इसके अंदर की जो कैविटी है, ठीक, इसको बोलते हैं हम बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा है माउथ, माउथ। उसके बाद माउथ ओपन होता है कहाँ पे? अपना ओरल कैविटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं भैया बकल कैविटी। कौन सा कैविटी? बकल कैविटी, ठीक। इस बकल कैविटी में कई सारे ग्लैंड होते हैं। अभी आपके लेवल पे याद करना चाहते हैं तो याद कर ले, नहीं याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें है पैरोटिड ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड होते हैं, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक ना। तो इस बकल कैविटी के अंदर में क्या होता है? इसको सिंपल में आप याद कर लीजिए। इस बकल कैविटी के अंदर में होता है सालिब्री ग्लैंड, ठीक। सालिब्री ग्लैंड होता है इस बकल कैविटी के अंदर में। जस्ट अ सेकेंड, आप इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए। देखना यार अब ध्यान से, इसमें क्या हो गया? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक। तो इसमें क्या है? आपको यार ग्लैंड के नाम नहीं याद रखने हैं, ठीक है ना। ग्लैंड के जो नाम है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा यही कि आप इस ग्लैंड के नाम वगैरह को मतलब ऐसे याद ना करें, ठीक। तो इसके बाद माउथ हो गया, माउथ अपना ओपन हो गया बकल कैविटी में, ठीक है ना। किस कैविटी में? बकल कैविटी में हो गया। इसके बाद आप सोचिए खाना कहाँ कहाँ जाता है, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया। आप एक बार जल्दी से पाथवे यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस फिगर को एक मिनट थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। इस फिगर को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए भैया देख लिए होंगे ये फिगर आप, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ठीक। तो देखिए माउथ, माउथ से खाना कहाँ चला गया भैया? अपना बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। उसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा? ये ईसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है ना। ये ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ये चीज आपको क्या करना है? बस सोचते रहना है और ये चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। तो देखिए ये हो गया अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस हो गया। जिस चीज को यार मैं एक काम करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, बस वही स्ट्रक्चर आप देखिएगा। ओरल कैविटी देख लीजिए आप, माउथ देख लीजिए, और तीसरा ईसोफेगस देखिए। इसके बाद ईसोफेगस से खाना कहाँ चला गया? स्टमक, 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 ठीक। स्टमक में खाना चला गया। उसके बाद देखिएगा स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
कहाँ पे ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना? तो मैं तो कहूँगा इस चीज़ को आप थोड़ा-सा याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, ठीक? चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है यार ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम, तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक? तो ये तीनों पार्ट जो हैं, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। ये तीनों पार्ट सीक्वेंस में याद रख लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ठीक? इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे छोटी आंत। इस छोटी आंत से खाना कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक? तो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट आप याद रखिएगा, सीकम और सीकम होता है यहाँ पे, इसी सीकम के पास होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक? इसके बाद होता है कोलॉन, इसके बाद होता है अपना रेक्टम और लास्ट में एनस, जिसके रास्ते हम अपना खाना एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, मतलब हम अपना डिफिकेशन कर देते हैं। समझ में आया क्या भैया? डिफिकेशन कर दिए। चलिए जी, इसके आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है? इसके आगे हम और पढ़ते हैं। तो पहला हमने टॉपिक लिया है यार मेटाबॉलिज्म, जो कि मैं कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, ठीक? तो हम इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसकी आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक? तो देखिएगा भैया, मेटाबॉलिज्म में क्या चीज़ है? मेटाबॉलिज्म में है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। ये चीज़ हमने कल आपको बताया था बहुत अच्छे तरीके से। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है, ठीक है? इसको हम सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में हम यही करते हैं, ठीक? या फिर सिंपलर मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट करते हैं एक बड़े मॉलिक्यूल, ठीक है ना? मतलब मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन यहाँ पे यार थोड़ी सी पिपी में गड़बड़ी है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, मैंने कल बताया था, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन अकर इन occur in body. Sum total of all reaction occur in body, that is called metabolism. Sum total of all reaction occur in body, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है दो तरीके का होता है, पहला एनाबॉलिक प्रोसेस और दूसरा भी अपना कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो ध्यान से देखिएगा, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़ करके एक बड़ा सा सबस्टेंस बना देना, ये होता है एनाबोलिज्म। क्या बोला है? एनाबोलिज्म। और इसका वाइसे वर्सा ये होता है कैटाबोलिज्म, इसका उल्टा क्या हो गया? कैटाबोलिज्म, ठीक ना? इसके बाद आ जाइए डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, इसमें हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि अच्छा रहेगा आपको भी देखिएगा यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, पहले हम इसी चीज को समझते हैं। तो ये भी कल मैंने आपको बता दिया था, डाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simpler substance is called digestion. Conversion of complex food substance to simple absorbable form is called digestion. मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मैंने तीनों एग्जांपल दिया था क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों चीजों को हमने अभी कन्वर्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया अपना ग्लूकोज में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अपना अमीनो एसिड में, और फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिएगा क्या है मेजर कंपोनेंट ऑफ और फूड, मतलब फूड के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट होते हैं? तो वही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये हम कभी से बता रहे हैं आपको, ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा अब तक, तो याद हो जाना चाहिए, ठीक? देखिए यहाँ पे हम चीजों को बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट आप यार अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। हमारा मूल मोटिव यही है, ठीक? यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन इज अ मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस। मतलब डाइजेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है और बायोकेमिकल। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? तो मैकेनिकल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सबस्टेंस को ब्रेक डाउन किया जा रहा है, ठीक है? ब्रेक डाउन मतलब एंजाइम से किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे खाना क्या हुआ, हमने खाना को जब इनगल्प किया तो हमने च्यूइंग किया, मतलब अपने दांतों से तोड़ा मरोड़ा उसको मसल दिया, यही ना किया है माउथ में, ठीक? इसके बाद जब ये खाना स्टमक में यार जा रहा है तो स्टमक भी ऐसे ऐसे अपना चर्निंग मूवमेंट करता है, मतलब कि यहाँ पे चीजों को फिजिकली तोड़ा जा रहा है। दैट मीन्स कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है।
समझ में आया क्या? तो मैकेनिज्म का मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना फिजिकली। बायो का मतलब एक लिविंग बॉडी के अंदर में हो रहा है। हमारी बॉडी क्या है? लिविंग बॉडी है। तो लिविंग बॉडी के अंदर में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिविंग बॉडी के अंदर में हो रहा मतलब सेल का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हो गया भैया बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक। केमिकल, केमिकल कौन सा है इसमें इन्वॉल्व होता है? तो भैया हो गया इसमें एंजाइम्स वगैरह, हम पहले से ही जानते हैं इसमें हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक। अब देखिएगा, ये जो अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, हमारे शरीर में हर एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए या फिर हमारे शरीर में हर एक प्रोसेस को करने के लिए हमारे शरीर में एक अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि हमें यार डाइजेशन करना है, इसके लिए हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। अगर हमें रेस्पिरेशन करना है तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है। अगर हमें सर्कुलेशन करना है तो इसके लिए हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम बना के रखा हुआ है। रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना के रखा हुआ है, ठीक है ना? तो जितना भी प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस को करने के लिए हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम बना करके रखा हुआ है, ठीक। और हर एक सिस्टम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहा है, ठीक है। और हर एक सिस्टम एक दूसरे सिस्टम से लिंक भी है, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हर एक सिस्टम से लिंक है, मतलब कि हमारी बॉडी एक इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा यार अ, रटने से ज्यादा मैं बोलूंगा इसमें आपको सोचना है, ठीक है, प्रोसेस कैसे चल रहा है डाइजेशन। अगर आप ये सारी चीजें सोचते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और क्लास 10th से आप कोशिश करिए सारी चीजों को समझ समझ के पढ़ने का, ठीक है। रटने के लिए अगर पढ़ना होता तो रटना तो बहुत ईजी है, रटने के लिए तो हम कैसे भी यार रट सकते हैं, ठीक। इस सब चीजों को ध्यान ना देते हुए आ- आप इस चीज को देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा सिस्टम है? जस्ट ए सेकेंड। हाँ भैया, तो देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है? खाने को पचाना, ठीक। खाना हम खाना है और इस खाने को पचा देना, बस ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। एकदम सिंपल सा एक सिस्टम है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है क्या? तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला प्रोसेस क्या हो गया अपना? कुछ बॉडी में स्ट्रक्चर है जो हमारे खाने को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, ठीक। दूसरा सिस्टम क्या हुआ? इसमें एंजाइम डाल दो, खाना पच जाएगा, बस यही है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। और एक पाथवे बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को कहीं पर लेकर के जाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पाथवे चाहिए। उसी पाथवे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। इसी पाथवे को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और खत्म होता है हमारे एनस तक। ये जो पूरा कैनाल है, ये जो पूरा एक पाथवे है, इसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल पे अलग अलग साइड पे अलग अलग जगह पे हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है ना। अलग अलग साइड पे क्या हो गया? डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करेंगे? एंजाइम को सिक्रीट कर देंगे। जैसे कोई खाना आया तो उस खाने पे क्या कर दिए? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो गया, ठीक। अब खाना क्या हो जाएगा? वहां से पच जाएगा, इजिली पच जाएगा खाना। और इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो भी न्यूट्रिएंट है न्यूट्रिएंट को एसिमिलेट कर दिया जाएगा। यही पूरा का पूरा प्रोसेस अपना कैसा प्रोसेस हुआ? डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ठीक है क्या? तो इस सिस्टम में देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? इट कंटेन टू पार्ट। तो हो गया अपना एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट इंटीरियर ओपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस, यही होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल। माउथ यहाँ पे लिखा लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ये हम सब जानते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, एक एक चीजों को पढ़ना है। जैसे माउथ को पढ़ लिया, माउथ, ओरल कैविटी, इसके बाद इसोफेगस के बारे में थोड़ा सा दो तीन लाइन, स्टमक के बारे में थोड़ा सा, फिर ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद अपना एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे हर एक स्पेसिफिक साइड से एसोसिएटेड ग्लैंड कौन से। जैसे माउथ में अपना सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक। स्टमक में भी अलग अलग तरीके के ग्लैंड है, इंटेस्टाइन में भी अलग अलग तरीके के ग्लैंड है। तो ये सारी चीजें हम देख लें, ठीक है ना। तो देखिए भैया, माउथ कहाँ पे लीड्स होता है? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अब ध्यान से देखिएगा, इस बकल कैविटी के अंदर में क्या होता है? पहला चीज हो गया अपना टीथ। टीथ हमारे बकल कैविटी में होता है, और ये चीज यार पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, हम सब जानते हैं टीथ होता है, ठीक। तो टीथ किस चीज में हेल्प करता है? ये भी बच्चों वाली चीज है, च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक।
दूसरा डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं ह्यूमन में, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। देखिए इसमें कुछ चीजें जहां तक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये थोड़ा सा ऊपर का है। ये हेट्रोडॉन्ट वगैरह शायद आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें बट यार कंपटीशन में पूछी जाती है, तो हमने क्या बोला, हमें बेसिक से हम चीजों को बहुत एडवांस तक लेकर के जाएंगे, ताकि हम एटलीस्ट क्लास 10th के बाद आप कहीं जाएंगे एंट्रेंस देने, आप किसी अच्छी कोचिंग का एंट्रेंस देंगे, आप किसी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस देंगे, आप कहीं और एडमिशन लेने का ट्राई करेंगे, तो ये सब चीजें आपको हेल्प कर सकेंगे, ठीक है ना। और अगर ये चीजें आपका बेसिक अच्छा रहा तो आप आगे भी अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको लेवल अप करके ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला हो गया टीथ। टीथ किस में हेल्प करता है, चीविंग ऑफ फूड, मतलब जो टीथ है ये खाने को पचाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन के अंदर में अलग अलग तरीके के टीथ पाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको, हेट्रोडॉन्ट। हेट्रो का मतलब कल मैंने क्या बताया था, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जहां पर भी ये वर्ड आता है हेट्रो, इसका मतलब आप समझिए डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और जहां पे ये वर्ड आता है डॉन्ट, क्या बोला मैंने, डॉन्ट। डॉन्ट का मतलब तिथ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो हेट्रोडॉन्ट का मतलब अलग अलग तरीके का तिथ, दैट इज कॉल्ड हेट्रोडॉन्ट। चार तरीके के हमारी बॉडी के अंदर में तिथ पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, चार तरीके के तिथ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, इसको समझते हैं। तो पहला जो तरीका हो, पहले जो तरीके का तिथ है, इसको देखिएगा। पहला तरीके का तिथ हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। आप इनके नाम याद रख लीजिए बस, या यहाँ से आपका काम चल जाएगा। चार अलग अलग तरीके के टीथ पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर आप ये भी नहीं याद करना चाहते हैं तो आप इतना याद रख लीजिए, ह्यूमन के केस में हेट्रोडॉन्ट कंडीशन ऑफ टीथ पाई जाती है, मतलब ह्यूमन के केस में अलग अलग तरीके के टीथ पाए जाते हैं। जैसे हम अपने टीथ को देखें तो हमारी टीथ जो है एक दूसरे से अलग है, सारे एक जैसे थोड़ी हैं, इसी को बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट, ठीक है। और इनके नाम दिए गए हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, इट कंटेन इनामेल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये कई सारे जीके में भी पूछा जाता है, होपफुली आपको बचपन से ही पता होगा हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनामेल है, ठीक। तो ये कहाँ पाया जाता है, हमारे तिथ में पाया जाता है। तिथ कंटेन इनामेल विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये जो इनामेल होता है हम कह सकते हैं स्टील से भी ज्यादा हार्ड है, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा, इस बकल कैविटी के अंदर में पाया जाता है टंग, ठीक। और ये भी हम जानते हैं, इसे भी नहीं याद करना है अगेन। टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन कंटेन टेस्ट बड, ठीक है ना। टच टंग क्या होगा भैया, एक मस्कुलर ऑर्गन हो गया, ठीक। और टंग के पास क्या क्या पाया जाएगा, टेस्ट बड पाया जाएगा। समझ में आ गया क्या, देखिए भैया, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन, मुझे टंग क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, और इसमें पाया जाएगा भैया टेस्ट बड, ठीक। इनका फंक्शन देखिएगा ध्यान से, फंक्शन क्या होता है टेस्ट बड का और टंग का। तो टेस्ट बड क्या काम क्या होता है, टू सेंस द टेस्ट, मतलब जो भी चीज हम खा रहे हैं उसको हम टेस्ट भी तो करते हैं, ठीक। तो टेस्ट का पता लगाने का काम किसका है, टंग का है। कैसे पता लगाता है, तो टंग के सरफेस पे क्या पाया जाता है, टेस्ट बड, याद हो गया, ठीक। आइए इसका फंक्शन देखते हैं हम टंग्स का। तो टंग्स का पहला फंक्शन हो गया, हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड एंड क्लीनिंग ऑफ ओरल कैविटी, मतलब जो खाने हैं, जो भी हमने खाना को मुंह में लिया, उस खाने को मिक्स करेगा अच्छे तरीके से, और क्या करेगा, हमारी ओरल कैविटी की क्लीनिंग कर देगा, ठीक। दूसरा चीज देखिए, दूसरा है हेल्प्स इन डिग्लूटिशन या फिर स्लोइंग। अब हमें खाने को कहाँ लेकर के जाना है, माउथ से लेकर के जाना है इसोफेगस में, तो ये हेल्प करेगा डिग्लूटिशन, मतलब हमें चीजों को स्वेलो करने में, निगलने में, ठीक। तीसरा हो गया हेल्प्स इन बोलस फॉर्मेशन, मतलब जो भी हम खाना को बोलस के फॉर्म में बनाएंगे तो टंग्स इसमें भी हेल्प करेगा, इसे मिक्स करके बोलस बनाने में, ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं फेरिंग्स। जैसे हम ओरल कैविटी से आगे बढ़ते हैं, मतलब बकल कैविटी ओरल कैविटी से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा पाया गया फेरिंग्स, ठीक। तो फेरिंग्स के बारे में आइए देखते हैं, फेरिंग्स क्या होता है। तो फेरिंग्स लिखा है यहाँ पे, ओरल कैविटी लीड्स टू द शॉर्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स एक शॉर्ट पार्ट है, यहाँ पे शॉर्ट पार्ट है फेरिंग्स। और फेरिंग्स में ये चीज आप एकदम से याद ही कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं स्टार मार्क करते चल रहा हूँ, तो अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, और एनसीईआरटी अगर आप खोल के अपने पास में रखते हैं, जिसको बस बोर्ड देना है वो एनसीईआरटी अपने पास में रखे, ओपन करके आप सारी चीजें यहीं पे समझ जाएंगे, ठीक। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है क्या।
फेरिंग्स से कॉमन पैसेज हो गया फूड और एयर के लिए। फेरिंग्स में एक खास चीज होता है, फेरिंग्स कंटेन कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम है क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। देखिए यहाँ पे हमारा विंड पाइप भी है, ठीक है, इसी के रास्ते जो कि हमें आ रहे लंग्स में जाकर के ओपन हो रहा है। ठीक, मतलब यहाँ पे हमारा बोलने वाला जो सिस्टम है, मतलब स्पीकिंग का जो सिस्टम है, लैरिंग्स वगैरह, इसका भी सिस्टम यहाँ पे बॉडी के अंदर में लगा हुआ है। और इसके पीछे इसोफेगस भी है, मतलब यहीं पे गले में इसोफेगस भी है और विंड वाला भी सिस्टम, मतलब देखिए दोनों सिस्टम है। और खाना को हम माउथ से लेकर के बकल झड़ी को लेकर के आ रहा है। अगर मान लीजिए हम कभी कभी, आप अक्सर देखे होते होंगे, होता क्या है, खाते टाइम जब हम कभी हंसने लगते हैं या फिर बात करने लगते हैं, ये जो फूड है ये हमारे इसोफेगस से में ना जा करके कभी कभी जो अपना स्ट्रक्चर है क्या, एपिग्लोटिस। ठीक, ये जो अपना एपिग्लोटिस स्ट्रक्चर है, इस एपिग्लोटिस के मतलब मिसमैचिंग से या फिर एपिग्लोटिस सही से काम नहीं कर पा रहा होता है, एपिग्लोटिस से क्या हो जाता है, ये ऐसे उठ जाता है और खाना जो है हमारी विंड पाइप में चली जाती है। ठीक, बेसिकली एपिग्लोटिस हमारे विंड पाइप को ढक करके रखता है ताकि खाते समय जो खाना है हमारे विंड पाइप में ना जा करके फूड पाइप में ही जाए। समझ में आया क्या? तो अगर ये एपिग्लोटिस सही से फंक्शन नहीं करेगा, मतलब हम अगर खाते समय बोलेंगे, किसी से बात करेंगे, तो क्या होगा, एपिग्लोटिस ओपन होगा, क्योंकि जब भी हम बोलना चाहेंगे तो एपिग्लोटिस ओपन होता है। समझ में आया क्या? एपिग्लोटिस से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे रखा हुआ है, तो जब एपिग्लोटिस उठ जाएगा क्योंकि हम बोलना चाहते हैं, एपिग्लोटिस ओपन होगा। ठीक, तो वो खाना हमारे एयर वाली पाइप में चली जाएगी या फिर विंड वाली पाइप में चली जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगी, तेजी से स्नीजिंग आएगी, छींक आएगी और वो खाना बाहर निकल जाता है। बस क्योंकि ये तो मैकेनिज्म रहा अपनी बॉडी का, ठीक है। पर हम चाहेंगे क्या ये चीज हमारे साथ हो, कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे विंड पाइप में जाए? नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं जो खाना है हमारी फूड पाइप में ही जाए। समझ में आया क्या? तो इसलिए यहाँ पे फेरिंग्स पे हमने एपिग्लोटिस लगा के दिया हुआ है। और फेरिंग्स क्या हो गया, एक कॉमन पैसेज हो गया फूड और एयर के लिए। आपको समझ में आ गया? यह इसी फेरिंग्स से दो पाइप निकली हुई है, एक इसोफेगस वाली और एक विंड वाली पाइप। समझ में आया? तो फेरिंग्स क्या हो गया, एक कॉमन पैसेज हो गया फूड और एयर के लिए। चलिए भाई, इसके आगे हम पढ़ते हैं इसोफेगस। ठीक, इसोफेगस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसोफेगस थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू नेक, thorax एंड डायाफ्राम एंड ओपन इनटू स्टमक। मतलब इसोफेगस क्या हो गया, बस एक पतली सी पाइप हो गई जो हमारे बकल कैविटी से खाना लेकर के स्टमक तक पहुंचा रही है। ठीक, तो ये हो गया इसोफेगस। इसोफेगस में खास बात क्या है, इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर नहीं कोई पाया जाएगा तो डाइजेस्टिव ग्लैंड भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड का ही काम होता है इस डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट आउट करना। तो बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं सिक्रीट होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं इसोफेगस का काम क्या होता है। इसोफेगस में आपके एनसीईआरटी में एक चीज दे रखा है, इसको हम कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इसोफेगस में एक मूवमेंट चलता है जिसको हम बोलते हैं भैया पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन से मूवमेंट, ये वाली पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जैसे हम खाने को जब इंगल्फ करेंगे फूड पाइप में जाएगा, ठीक है, तो जो हमारे इसोफेगस की मसल से वो चाहेगी कि वो नीचे जाए, नीचे 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 जाते जाए और फाइनली हमारे स्टमक तक पहुंच जाए। ठीक, वो जो मूवमेंट होता है, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें वो जो मूवमेंट है भैया वेव लाइक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एक वेव लाइक हमें मूवमेंट दिखाई देगा। इसी वेव लाइक, अब जैसे कभी कंट्रैक्ट होगा इसोफेगस, कभी रिलैक्स होगा, कंट्रैक्ट रिलैक्स कंट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा करते करते खाना हमारे इसोफेगस से स्टमक पे पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कैसा मूवमेंट भैया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है, वेव लाइक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन फाउंड इन द इसोफेगस ड्यूरिंग द swallowing ऑफ फूड, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस मूवमेंट। देखिए यहाँ पे जितना भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप इस डिफिनेशन को अपनी मदर टंग में पहले बोलने का कोशिश करिए, फिर आप कोशिश करिए इसको आप इंग्लिश में, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर लिखने वाले हैं, मतलब इंग्लिश में आप इसको बोल पाएँ। ठीक, तो पहला तरीका यही होता है कि आप कोई भी डिफिनेशन है उसको अपने मदर टंग में समझने का कोशिश करिए, फिर इसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करिए, तो सारी चीज़ें आपके साथ इसके साथ साथ अच्छी हो जाएंगी। इससे आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा बोर्ड के लिए,
और ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा आपका हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ठीक, चलिए जी। पेरिस्टालसिस मूवमेंट आप समझ चुके, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपना स्टमक में। ठीक, चलिए भैया स्टमक को देखते हैं, फिर इसके बाद का पार्ट जो भी है आज हम अपना एलिमेंट्री कैनाल तक खत्म करेंगे और आगे के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आगे के लेक्चर में हम डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए स्टमक में लिखा है जे शेप्ड बैक लाइक स्ट्रक्चर, तो ध्यान से देखिए ये जो स्टमक है जे शेप की तरीके से दिखता है। देखिए ये जो स्टमक है जे शेप की तरीके से दिखता है। ठीक, इसको अब देखिए इंग्लिश के जे अल्फाबेट की तरीके से दिख रहा है, तो स्टमक अपना जे शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा चीज क्या है, स्टमक किसमें हेल्प करता है, मैकेनिकल चर्निंग एंड केमिकल डाइजेशन एंड फॉर्म काइम। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना स्टमक है ये मैकेनिकल चर्निंग मतलब खाने को पीसने का काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल चर्निंग। और दूसरा इस पे कुछ केमिकल सिक्रेट कर देगा जैसे HCl वगैरह हो गया, और इसके साथ साथ एंजाइम सिक्रेट कर के इसको और सिंपलर में ब्रेक डाउन करके और इसको काइम बना देगा। ठीक है, जो बेसिकली हम इसको डाइजेस्ट करके एक सेमी सॉलिड चीज बनाएंगे ना, जो भी एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनाएंगे इसी को बोलते हैं भैया काइम। ठीक, देखिए खाना जो है स्टमक खाने को 4 to 5 आवर के लिए स्टोर कर लेता है। कितने घंटे के लिए, 4 to 5 आवर के लिए स्टोर करता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन। ठीक, तो जो खाना होता है पेट में कितने घंटे के लिए स्टोर होता है, तो 4 to 5 आवर के लिए प्रॉपर डाइजेशन। और ये स्ट्रक्चर बस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी है। ठीक, ये आपके काम की नहीं है। आप इसको देखिए ये इसोफेगस है, इसोफेगस ओपन हो गया कहाँ पे, इस स्टमक में। स्टमक का शेप बोलिए तो देखिए जे शेप। ठीक है क्या, चलिए जी इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके आगे अब देखिए खाना स्टमक तक पहुंच चुका था। ठीक, अब खाना स्टमक से कहाँ जाएगा भैया, तो खाना स्टमक से जाएगा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को देखिए ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए स्टमक यहाँ पे ओपन होता है, स्टमक ओपन टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और जैसे देखिए अगर हम थोड़ा सा ऊपर का स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए भैया यहाँ पे ये जो है अपना, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे देखिए ये है अपना स्टमक का लास्ट वाला पार्ट है। ठीक, इसके बाद ये ओपन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, समझ में आया क्या, मतलब ये देखिए ये हो गया अपना पंजाब भाई, तो ये देखिए ये हो गया अपना स्टमक। इसके बाद ये ओपन हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब ये स्टमक से यहाँ पे ओपन होता है तो हर जगह पे देखिए बॉडी के वॉल्व लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी वॉल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली हम कार्डियक वॉल्व। ठीक, याद करना आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए यहाँ पे भी वॉल्व लगा हुआ है बॉडी में, और यहाँ पर भी वॉल्व लगा है। वॉल्व का काम क्या है, बैक फ्लो को रोकना। जैसे अब खाना आप निगल लिए हैं, अगर ये स्टमक क्या होगा, अब चर्निंग मूवमेंट जब करेगा ना, जब इस चीज को खाने को ऐसे मसलना चालू करेगा तो खाना जाना चाहेगा ऊपर, तो यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है बॉडी में, वाल्व लगा दिया। अब वाल्व लगा देने से क्या हो जाएगा, ये चीज खाना अपना ऊपर ना जा करके मतलब इसोफेगस में ना जा करके यहाँ नीचे जाएगा। ठीक, अब देखिए खाना अगर यहाँ पे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आ जाएगा तो यहाँ पर भी ये चाहेगा खाना कि हम 1 मिनट के लिए नीचे चले, मतलब सॉरी हम इसको बैक फ्लो जाना चाहें। ठीक, लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, वाल्व लगा दिया, ताकि खाना जो है ना इधर ना जा सके वापस, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में ना जा पाए। ठीक, तो इसके लिए भी हमने वाल्व लगा दिया। तो ये जो स्फिंक्टर है इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ये स्फिंक्टर के नाम तो आपको नहीं याद रखने हैं, इसमें थोड़ा सा चीज मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें यार आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आप अपनी एनसीईआरटी को बुक को ओपन करिए, मैंने क्या बोला, बच्चे क्या है अलग अलग चीजों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो हम ये जो लेक्चर डिजाइन किए हैं ये आपके बोर्ड के लिए भी है, कंपटीशन के लिए, सबके लिए है। तो जहां तक आपको पढ़ना है, जैसे कुछ लोग क्या है क्लास 10th के बाद क्लास 11th में जाएंगे तो मैथ लेने वाले हैं, उनको बायो से मतलब नहीं है। ठीक, वो
बस एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, उनका काम चल जाएगा। मतलब आप अपने बुक को ओपन करके रखिए और जितना एनसीईआरटी में अप टू एनसीईआरटी देखिए और थोड़ा-सा उसके एक लेवल ऊपर चले जाइए, ठीक है ना? और आप इस चीज़ को समझ लीजिए, इतने से आपका काम चल जाएगा। पर जो बच्चे बायो लेने वाले हैं, उनको तो मैं स्ट्रिक्टली और सजेस्ट करूँगा कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना? अगर आप ये सारी चीज़ें अभी आपके पास टाइम है, अगर आप ये सारी चीज़ें यार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा आपका एफर्ट कम हो जाएगा। वैसे भी आप 10th का बोर्ड देंगे, 10th के बोर्ड के बाद आप 11th में जाने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी, ठीक? और ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप कुछ स्टैंडर्ड बुक को देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो उनसे मैंने रेफ़रेंस भी लिया है, ठीक? चलिए जी, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देख लिया पाइलोरिक स्फिंक्टर, हमने क्या बोला स्मॉल इंटेस्टाइन के भैया 3 रीजन होते हैं, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है सी सेप्ट हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द रीजन। इस चीज़ को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, आप बस अभी नाम याद रख लिए और इन चीज़ों को अगर याद रखना है, कौन स्टमक में जैसे सॉरी इंटेस्टाइन में जेजुनम और इलियम के बारे में, तो जेजुनम क्या होता है? लॉन्ग कॉइल्ड मिडल रीजन होता है, इलियम क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है ना? चलिए, इसके बाद है खाना कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पहुँच जाता है भैया अपना लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का ही एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना? लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ देर तक खाना स्टे करता है, उसके बाद खाना पहुँच जाता है रेक्टम में और रेक्टम में खाना स्टोर होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा-सा स्किप कर दीजिए और यहाँ पे पढ़िए रेक्टम। रेक्टम स्टोर करता है फीकल मैटर फॉर इजेशन मतलब डिफिकेशन के लिए। एनस पोस्टीरियर ओपनिंग होता है और जब हमें नेचुरल अर्ज आती है तो हम भागे भागे बाथरूम चले जाते हैं अपना, ठीक। चलिए जी, आज का लेक्चर में ये सारी चीजें हैं और यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और आप पढ़ लीजिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अभी आपके सिलेबस से इवोल्यूशन हटा दिया गया है, तो वरना पढ़ते वहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक। और इनफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रहे हैं वहाँ पे सीकम होता है, वहीं से एक ट्यूबुलर पोर्शन निकला हुआ होता है। चलिए भैया हम थोड़ा सा इसका डायग्राम ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये अभी अपना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, देखिए ये जो नैरो ट्यूबुलर पार्ट दिख रहा है यही क्या है अपना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। एक मिनट, चलिए देखिए ये जो अपना नैरो ट्यूबुलर पोर्शन है यही क्या हो गया भैया अपना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, ठीक। ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है यार, ये क्या हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, समझ में आया क्या? ये जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या हो गया अपना वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका अपनी बॉडी में कोई काम नहीं है, आप ऐसा मान के चलिए। चलिए आज का सीरीज हम यहीं पर बंद करते हैं और आज तो हमने पूरा देख लिया माउथ से लेकर के एनस तक जिसको हमने एलिमेंट्री कैनाल बोला है। तो चलिए इन सारी चीजों को मैं 5 मिनट में फटाफट आपको समराइज करता हूँ और इसके बाद हम लेक्चर को करते हैं बंद, ठीक। चलिए, तो इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, इस कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को हम सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना? यही अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है। इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड नाम से ही पता चल रहा वो ग्लैंड होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उस ग्लैंड को हम बोलते हैं यार डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ अप टू द इसोफेगस, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक है, पाथवे है, इस पूरे पाथवे और ट्रैक को हम बोलते हैं भैया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है क्या? इसको बोल दिए एलिमेंट्री कैनाल। मतलब अब जो भी हम खाना इनगल्फ कर रहे हैं माउथ से हम खाना कहाँ लेके गए? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से खाना कहाँ पहुंच गया? फेरिंग्स जो कि कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, यहाँ फेरिंग से खाना पहुंच गया इसोफेगस। इसोफेगस एक ट्यूबुलर पोर्शन है जो कि बकल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करने का काम करता है और इस इसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए कोई भी यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं होता है इसोफेगस से। इसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है यार? खाना पहुंचता है हमारे स्टमक में, पेट में। वहां पे स्टमक क्या करता है? चर्निंग मूवमेंट करता है, मैकेनिकल प्रोसेस करता है और केमिकल प्रोसेस मतलब एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट करता है, एसिड सिक्रेट करता है, ठीक। इसके बाद यहाँ से खाना डाइजेस्ट होता है। इसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 पार्ट बताए हैं, ड्यूodenum, जेजुनम और इलियम। फिर यहाँ से खाना गुजरते हुए लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना
कुछ देर तक स्टे करेगा, उसके बाद खाना पहुँच जाएगा हमारे रेक्टम में, जहाँ पे हमारे फीसेस सारे स्टोर होकर के रहेंगे। उसके बाद जब हमें ज़रूरत पड़ेगी नेचुरल अर्जे जाएगा तो हम डेफिकेशन के लिए जाएँगे, ठीक? तो ये पूरा अपना ओवरऑल प्रोसेस रहा जिसको हमने समराइज़ कर दिया, ठीक? आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यार डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड है, टोटल ग्लैंड को हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इसी लेक्चर और सीरीज के साथ, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी और आपका यहाँ से एक फंडामेंटल और पिलर बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा। इसके बाद आप आराम से हर चीज़ को समझ सकेंगे। चलिए तो आज का लेक्चर हम यार यहीं खत्म करते हैं और आप जुड़े रहिए हमारे डिसेंट बायो से। आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए मिलेगी, ठीक है? चलिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।